नमस्कार साथियों, मैं गुरुजी जीएलसी टॉप 50 आईएएस से स्वागत अभिनंदन आप लोगों का। और मध्य प्रदेश पटवार परीक्षा में आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं सामान्य प्रबंधन। आज हमारा लेक्चर 3 है। इससे पहले के 2 लेक्चर आपने नहीं देखे तो यूट्यूब पे भी है और हमारे एप्लीकेशन पे भी है। उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी जो आप लोगों के लिए आवश्यक है, ठीक है। मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा सिलेबस में बड़ी नूतनता है। सिलेबस को 8 सेक्शन में बांटा गया है। सिलेबस का डी कोड भी नहीं दिया गया है। मेरा एक वीडियो जो है संडे या मंडे को डी कोड का भी आएगा, उसको आप निश्चित रूप से देखिएगा। उसमें आप सिलेबस को भीतरी अध्ययन के साथ समझ पाएंगे और किस आधार पे उस सिलेबस को डी कोड किया वो भी मैं मेंशन करूंगा। हमारा एप्लीकेशन है जीएलसी आईएएस एमपीपीएससी ऐप, आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। मध्य प्रदेश पटवारी का कोर्स मात्र 251 रुपये में है। ये भी आप देख लीजिए कि इस कोर्स में क्या है। इसमें नोट्स आपके पार्ट ए और पार्ट बी में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। जैसा सिलेबस है एज इट इज। सामान्य प्रबंधन को नए तरीके से अपडेट करके रोज पीडीएफ अपलोड की जा रही है। टेस्ट सीरीज में आपको टॉपिक वाइज 150, 200, 250 टेस्ट मिल सकते हैं। फुल लेंथ टेस्ट जो है अभी हम लोग 10 टेस्ट रेडी कर रहे हैं, क्योंकि सिलेबस नया आया है। इस कारण से उसमें प्रश्नों को चेंज किया गया है। इस कारण से थोड़ा समय लग सकता है 2-3 दिन, लेकिन अभी 10 FLT लगभग आपके रेडी टू यूज़ मोड में है। उसमें धीरे धीरे आगे और भी बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही सामान्य प्रबंधन, विज्ञान, मध्य प्रदेश करंट अफेयर, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर और सामान्य कंप्यूटर आपका, और साथ ही सामान्य ज्ञान के अंदर जो व्यापम द्वारा पूछा जाता है उस पैटर्न पे MCQs और वीडियो जो हैं वो भी आपको इस कोर्स में मिलेंगे। इसका ऑफर मूल्य अब केवल 2 दिन के लिए 251 रुपये है। उसके उपरांत आपको बहुत हाई प्राइस पे इस कोर्स को लेना पड़ सकता है। अभी तक आपने ये कोर्स परचेज नहीं किया तो आप करें। धन्यवाद। अब पढ़ते हैं अपन आगे प्रबंधन की विशेषताएं। अभी तक हम लोगों ने जाना था कि प्रबंधन की परिभाषाएं, प्रबंधन क्या है। अब अपन देखेंगे प्रबंधन की विशेषताएं। विशेषताओं से तात्पर्य यह है कि जब हम किसी भी टॉपिक की विशेषताएं पढ़ते हैं तो वो उस सब्जेक्ट को पूरी तरह से क्लेरिफाइड कर देता है। जैसे अपन किसी व्यक्ति है, उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए अपन उसकी विशेषता या उसकी योग्यताओं के बारे में बात करते हैं, स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो उससे उसके मूल व्यक्तित्व को हम समझ पाते हैं। उसी तरह से प्रबंधन की विशेषताएं पढ़ने के उपरांत आप समझ पाएंगे कि प्रबंधन से क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे। मैं आपको पीपीटी पूरी दिखाना चाहूँगा एक बार। अगर आप इसमें देखेंगे तो आप लोगों को दिखेगा कि इसमें मैंने आगे MCQs जो हैं वो भी आप लोगों के लिए हैं। आप देखेंगे कि मैंने आज से MCQs की जो संख्या है वो इसमें बढ़ा दी है। जैसे आप टॉपिक पढ़ेंगे उसी के साथ आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। पूरा कोर्स आपको ऐप पे इस तरीके से मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए आप लोगों के साथ। प्रबंधन की विशेषताएं। प्रबंधन एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। पहली विशेषता है कि जो प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, वो एक उद्देश्यपूर्ण किया जाने वाला प्रोसेस है। कैसे? किसी भी संगठन के कुछ मूलाधार उद्देश्य होते हैं। मतलब जब भी कोई संगठन बनाया जाता है तो उसके जो उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, वो क्लियर होते हैं, जिनके कारण उसका अस्तित्व है, और इन्हीं उद्देश्यों के कारण उस संगठन का अस्तित्व होता है। जैसे हमारा जीएलसी आईएएस संस्थान है तो हमारे निश्चित उद्देश्य क्या है? बच्चों तक बेहतरीन शिक्षा पहुंचाना, ठीक है, बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली जो समस्याएं हैं उनसे अवगत कराना और उन समस्याओं के समाधान ढूंढना। किसी भी प्रकार के सिलेबस या अध्ययन की तैयारी में बच्चे को किसी सामग्री की आवश्यकता तो ऐसी सामग्री पर कार्य करना, ठीक है। तो उन उद्देश्यों की वजह से हम लोग हैं, ठीक है। ऐसे कोई प्रबंधन जो है, प्रबंधन का उद्देश्य जो होता है, किसी भी संगठन के जो उद्देश्य होते हैं वो उसका आधार होते हैं। ये उद्देश्य सरल एवं स्पष्ट होने चाहिए। मतलब अगर कॉम्प्लिकेटेड होंगे तो वहाँ पे मैनेजमेंट और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। प्रत्येक संगठन के उद्देश्य भिन्न होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी इंस्टीट्यूशन है, जैसे हमारा कोचिंग व्यवसाय है साहब, तो हमारा उद्देश्य क्या है? शिक्षा के माध्यम से जीविकोपार्जन। किसी व्यक्ति की किराने की शॉप है तो उनका क्या हो जाएगा भाई कि उन सामग्री के माध्यम से अपना जीविकोपार्जन। उनके प्रोडक्ट्स अलग होंगे, उनका वर्किंग का तरीका अलग होगा, ठीक है, उनके उद्देश्य अलग होंगे, उनका मार्केट वैल्यूएशन जो चीज़ें होंगी वो सारी डिफरेंट होगी। तो एक दुकान की बिक्री बढ़ाना हो सकता है। जैसे अपना कैलाश सत्यार्थी जी जो अपने नोबेल प्राइज विजेता है, उनका बचपन बताओ, वो भी एक संगठन है NGO के रूप में। उसका उद्देश्य क्या है? बच्चों को बेहतरीन जीवन देना, संविधान सम्मत जो सुविधाएं उनके लिए उनको उपलब्ध हो, उनका बचपन कहीं जो है मनुष्यत्व में ना चला जाए, ऐसे बच्चों को उनसे बाहर निकाल कर उनके लिए शिक्षा का प्रबंध करवाना, बेहतर जीवन का प्रबंध करवाना। तो दोनों के उद्देश्य भिन्न भिन्न है। प्रबंधन संगठन के विभिन्न लोगों के प्रयत्नों को इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु एक सूत्र में बांधता है। अब यहाँ पहली चीज आप लोगों के सामने क्या है? संगठन। संगठन मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्य। दूसरी चीज, अब इस संगठन के इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जिस प्राविधि का आप प्रयोग करेंगे वो क्या है? प्रबंधन। क्लियर?
ठीक है। प्रबंधन संगठन के विभिन्न लोगों के प्रयत्नों को इन उद्देश्यों की प्राप्ति, मतलब कौन से उद्देश्य, संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के प्रयासों का एक सूत्र में बांधने का कार्य करता है। प्रबंधन सर्वव्यापी है। अब अपन देखना चाहें कि प्रबंधन कहाँ है और कहाँ नहीं है, तो ये यूनिवर्सल है एक प्रकार का। जैसे हमारा पूरा सोलर सिस्टम है, ठीक है, तो सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, ग्रहों के चारों ओर उपग्रह चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। जो सूर्य है वो आकाशगंगा के चक्कर लगा रहा है, आकाशगंगा भी ब्रह्मांड में परितः घूम रही है, ठीक है। तो ये एक सिस्टम है, प्रबंध है एक प्रकार का। अब ये नेचुरल मैनेजमेंट सिस्टम हो गया जिसपे विज्ञान सम्मत लोग अध्ययन करते हैं। आपका एक घर है, आप एक 4-5 लोगों के परिवार में आप रहते हैं, आप बजट प्लान करते हैं कि भाई हम लोगों को इस महीने की आय हमारी इतनी है, ऐसे खर्च करना है, ऐसे करना है, इस महीने में ये अनएक्सपेक्टेड खर्च आने वाले हैं, उसके अनुमान से आप चीज़ें करते हैं। तो ये सारी चीज़ें घर में, जैसे अपन घर में बोलते हैं ना, ये हमारे घर के मुखिया हैं, तो मुखिया किस आधार पर रहते हैं, केवल कमाने के कारण से नहीं, क्योंकि कमाने के बाद किस प्रकार से परिवार का संचालन करना है, तो ये प्रबंधन। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि प्रबंधन सर्वव्यापी है, संगठन चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, प्रबंधन की क्रियाएं सभी में समान है, ठीक है। एक पेट्रोल पंप के प्रबंधन की भी उतनी आवश्यकता है जितनी कि एक अस्पताल होता है, एक विद्यालय, चाहे एक पेट्रोल पंप हो, चाहे एक हॉस्पिटल हो, चाहे एक स्कूल हो, चाहे एक कॉलेज हो, चाहे एक कोचिंग संस्थान हो, ठीक है, या एक परिवार हो, ठीक है, वहाँ पे भी मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। भारत में जो प्रबंधकों का कार्य है, जैसे भारत में जो प्रबंधक रहते हैं, जो मैनेजमेंट के हेड रहते हैं, उनके जो काम है, तो विश्व के अनेक देश है, जापान, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, वहाँ पे भी प्रबंधन के कार्य हैं। हाँ, ये संभव है कि भारत का जो वातावरण है, भारत की जो संस्कृति है, भारत के जो सामाजिक मूल्य हैं, उसके अनुसार हमारे प्रबंधन की प्राविधियाँ, प्रकार अलग हो सकते हैं, तरीके अलग हो सकते हैं, और उनके प्रबंधन के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन प्रबंधन है ये निश्चित है। तो यहाँ से ये प्रमाणित हो जाता है कि प्रबंधन सर्वव्यापी है। प्रबंधन बहुआयामी, मल्टी डायमेंशन, ठीक है। प्रबंधन एक जटिल क्रिया है। प्रबंधन मतलब क्या हो गया, आप इस तरह से मान के चलिए कि जो संगठन है उसकी संपूर्ण जवाबदारी वो एक लाभकारी संस्था के रूप में बने, वो साधनों का अच्छी तरीके से प्रयोग करे, प्रभावपूर्ण तरीके से उद्देश्यों की प्राप्ति करे, ठीक है। तो प्रबंधन बहुआयामी है और ये एक जटिल प्रक्रिया है। इसके 3 प्रमुख परिणाम है जो इस प्रकार है। कैसे जटिल क्रिया है, इसके 3 प्रमुख परिणाम जो है वो कौन कौन से हैं देख लेते हैं अपन। पहला, कार्य का प्रबंधन। पहली चीज आपको वर्क मैनेजमेंट करना होता है कि सबसे पहले संगठन में काम क्या क्या होंगे। जैसे मान लो कोई एक फैक्ट्री जहाँ कपड़े बनते हैं, ठीक है, तो उनसे संबंधित सारे कार्य, ठीक है, कि सभी संगठन किसी ना किसी कार्य को करने के लिए होते हैं। कारखाने का कार्य हो गया, विमान का कार्य हो गया। अब इनमें सम्मिलित है समस्याओं का समाधान, निर्णय लेना, योजनाएं बनाना, बजट बनाना, दायित्व निश्चित करना एवं अधिकारों का प्रत्यायोजन करना। अब यहाँ पे एक एक वर्ड समझने लायक है क्योंकि यहाँ से एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है। पहला आता है कि भाई कार्य का प्रबंधन, इसमें कौन कौन से कार्य, समस्याओं का समाधान। जब संगठन में कोई काम होगा, कोई भी कार्य होगा तो उसमें समस्याएं आएंगी, तो उन समस्याओं का समाधान किस प्रकार से होगा। जैसे आपके घर में इस महीने कोई अनएक्सपेक्टेड खर्च है, आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं और अब आपका 2-5 हज़ार का खर्च आना है जो घर के लिए एक भार है। तो इस भार या इस समस्या का समाधान घर के मुखिया निकालेंगे कि अभी तुम इतना पे कर लो, इतना अभी हम कर देते हैं, इस तरीके से। तो ऐसे किसी भी संगठन में समस्याओं का समाधान करना। निर्णय लेना कि भाई आप जो भी कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको निर्णय का अधिकार होना कि क्या करना है। योजनाएं बनाएं, जो आपके उद्देश्य हैं उसकी पूर्ति के लिए आपको काम करना पड़ेगा, और काम कैसे किया जाएगा, कौन करेगा, किस तरह से करेगा, उसके लिए योजनाएं बनाना। बजट बनाना, जब भी आप कोई कार्य करेंगे, मानव संसाधन लगेगा, मशीनरीज लगेगी, साधन लगेंगे, संसाधन लगेंगे, रिसोर्सेज लगेंगे, तो डेफिनेटली बजट की वहाँ आवश्यकता होगी। और यहाँ से 3-4 क्वेश्चन जो है सामान्य प्रबंधन में पीएबी अपने हर जिस भी एग्जाम में इस सिलेबस को रखा है वहाँ पे पूछा गया है। इसको भी अपन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, संवैधानिक नजरिए से भी पढ़ेंगे और अर्थशास्त्र के नजरिए से भी पढ़ेंगे, और उन दोनों के प्रबंधन के तरीके से भी अपन इसको देखेंगे। दायित्व निश्चित करना मतलब जवाबदारी निश्चित करना। जैसे मेरी जवाबदारी है कि मैं आप लोगों को अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करूं, आपकी जवाबदारी है कि आप इसको समझने का प्रयास करें। अगर इसमें कोई गैप आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताएं कि सर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन एक बार और कर दीजिए, या मैं अपनी बात आप तक नहीं भिजवा पा रहा हूं या और किस तरीके से भिजवाऊंगा तो मैं उसके लिए कार्य करूंगा, ठीक है। अधिकारों का प्रत्यायोजन करना मतलब शक्तियों को बांट, प्रत्यायोजन मतलब क्या होना, एक हाथ से दूसरे हाथ में स्थानांतरित करना। जैसे घर का मुखिया कहीं बाहर गया है
इस स्थिति में वो घर के बड़े बेटे को बोल के जाता है कि मैं नहीं आऊँ तब तक आप घर का ख्याल रखिएगा, राशन पानी वगैरह चीज़ों का देखिएगा, मेरा 15 दिन का कार्य है। मतलब वो अपनी शक्तियों को कुछ समय के लिए दूसरे व्यक्ति में प्रत्यायोजित कर देते हैं। तो ये भी प्रबंधन में, कार्य के प्रबंधन में विशेष रूप से रोल अदा करता है। दूसरा, लोगों का प्रबंधन। अब ये सबसे बड़ा काम, ह्यूमन मैनेजमेंट। मानव संसाधन अर्थात लोग किसी भी संगठन की सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं। मतलब ये बात ध्यान रखिएगा, इस संसार में एकमात्र अमूल्य है जीवन, उससे अधिक ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इसलिए खुद से प्रेम करना, जीवन से प्रेम करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और इस बात का सबसे बड़ा अभिप्राय हो गया कि मानव संसाधन ही सबसे बेस्ट है, इसीलिए मानवतावाद पे इतना ज़्यादा अपन विचार विमर्श करते हैं और ये सिलेबस में इसलिए भी है। तो मानव संसाधन अर्थात लोग किसी भी संगठन की सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं। तकनीक में सुधारों के बाद भी लोगों से काम करा लेना आज भी प्रबंधन का मुख्य कार्य होता है। मतलब आपने एक मशीन बना दी, पहले जो मशीन थी वो 1 मिनट में 500 प्रोडक्ट बनाती थी, अब आपके पास ऐसी मशीन है जो 1 मिनट में 5 लाख प्रोडक्ट बना देती है, एज ए एग्जाम्पल। लेकिन उस मशीन को ऑपरेट करने के लिए आपको कोई ना कोई ह्यूमन पावर यूज करना होगा, कोई ना कोई व्यक्ति उस कार्य को करेगा। अब वो व्यक्ति उस मशीन से वो आउटपुट ले, ठीक है, इसके लिए जवाबदारी किस पे रहेगी? प्रबंधक पे। तो लोगों का प्रबंध करना, उनमें वर्क डिस्ट्रीब्यूशन करना, उनकी पोटेंशियल को भुनाना, काम को समय पे प्राप्त कर लेना, वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति कर लेना। लोगों के प्रबंधन के 2 पहलू। अब जो लोगों का प्रबंधन है वो किस तरह से, इसको भी अपन 2 पार्ट में समझते। पहला, प्रथम तो ये कर्मचारियों को अलग अलग आवश्यकताओं एवं व्यवहार वाले व्यक्तियों के रूप में मानकर व्यवहार करता है। पहली चीज कि प्रत्येक मानव दूसरे मानव से भिन्न है, ठीक है, हर व्यक्ति दूसरे से भिन्नता रखता है और उसी के अनुसार वह अपना व्यवहार रखता है। इस चीज़ की तरह से उसका एक भिन्न व्यक्तित्व जो है वो प्रकट होता है। तो इस चीज़ को नोटिस में रखना। दूसरा, ये लोगों के साथ उन्हें एक समूह मानकर व्यवहार कराता है। मतलब भले आप भिन्न भिन्न व्यक्तित्व के धनी हैं, लेकिन जब आप किसी संगठन में काम करते, किसी एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए काम करते हैं, तो आप सभी लोगों को एक यूनिट बनकर काम करना होता है। तो ये यूनिट बनाने का जो काम करेगा वो कौन करेगा? मैनेजमेंट, प्रबंधन। अब कैसे उनको कार्यों को इस तरह से वो संलग्न करेगा, इस तरह से जोड़ेगा, उनकी जवाबदारियों को इस तरह से जोड़ेगा ताकि वो मिलकर आवश्यक जो आउटपुट लेना है उसको ला पाए, जो लक्ष्य प्राप्त करना है उसको ले आ पाए। प्रबंधन लोगों की ताकत को प्रभावी बनाकर एवं उनकी कमजोरी को अप्रासंगिक बनाकर उनसे संगठन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए काम करता है कि हर व्यक्ति जो है उनकी जो योग्यताएं हैं उसका लाभ संगठन को मिले। तीसरा विशेषता, परिचालन का प्रबंध। ठीक है, संगठन कोई भी क्यों ना हो, इसका अस्तित्व किसी न किसी मूल उत्पाद अथवा सेवा को प्रदान करने पर टिका होता है। मतलब ये थोड़ी सी एक बात समझिएगा, परिचालन का प्रबंधन। जैसे इंस्टीट्यूट हो गया, अब इंस्टीट्यूट में काम भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लोग भी आ गए, सब कुछ सारी चीजें हैं, उद्देश्य भी स्पष्ट हो गए, सब कुछ हो गए। परिचालन मतलब इसको वाइब्रेट करना, कंटिन्यूटी में चलाना। तो कोई भी संगठन जो है उनका कोई ना कोई मूल उत्पाद होता है। जैसे हमारा मूल उत्पाद क्या हो गया? कोचिंग क्लासेस का शिक्षण, लोगों को पढ़ाना, लोगों को शिक्षा से संबंधित जो चीजें हैं वो उपलब्ध करवाना। ठीक है, ये एक सेवा का कार्य हो गया। जैसे एक वकील है, उनका कार्य क्या है? लोगों को संविधान सम्मत उनका जो कानून है उस कानून के सम्मत उन्होंने अध्ययन किया है, तो लोगों को उसके लिए जैसे भी उसको जो सेवा चाहिए उस सेवा को प्रदान कराना। जैसे कोई कंपनी है, किराने की दुकान पे आप जाते हैं, वहाँ से कोई सामग्री लानी, तो उनके प्रोडक्ट्स हो गए। तो संगठन कोई भी क्यों ना हो, इसका अस्तित्व किसी न किसी मूल उत्पाद अथवा सेवा को प्रदान करने पर टिका होता है। इसके लिए एक ऐसी उत्पादन प्रक्रिया की आवश्यकता होती है जो आगत माल को उपभोग के लिए आवश्यक निर्गत में बदलने के लिए, अब यहाँ पे ज़्यादा लंबे चौड़े में नहीं समझना है, इसके लिए एक ऐसी उत्पादन प्रक्रिया मतलब क्या कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं तो इस पीपीटी को किसी न किसी ने बनाया होगा, हमने कंटेंट लिख के दिया होगा, किसी ने टाइप किया होगा, टेक्निकल वाले उन्होंने यहाँ पे वीडियो अपलोड करने के लिए कार्रवाइयाँ की गई होगी। तो ये बीच में जो चीज़ें आ रही है तब जाके ये वीडियो आउटपुट के रूप में आपके सामने आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया? जो आगत माल है मतलब जो रॉ मटेरियल है, उपभोग के लिए आवश्यक निर्गत, जिस फॉर्म में लोगों को चाहिए वो निर्गत बदलने के लिए आगत माल है, उन तकनीक के प्रवाह को व्यवस्थित करती है। मतलब प्रबंधन क्या करता है कि भाई जो आपके पास आगत माल या कच्चा माल या रॉ मटेरियल जो है उसके साथ तकनीक, मानव संसाधन, इनको जोड़कर निर्गत में बदलने का प्रयास करता है। यही हो गया परिचालन। ये कार्य के प्रबंध एवं लोगों के प्रबंध दोनों से जुड़ा होता है। मतलब ये काम से भी संबंधित है और लोगों से भी संबंधित है। नेक्स्ट, प्रबंध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब प्रबंधन जो है ऐसा नहीं है कि कुछ क्षणों में समाप्त हो जाएगा, ये कंटिन्यूस चलने वाली प्रक्रिया है।
संगठन कोई भी क्यों ना हो, इसका अस्तित्व किसी न किसी मूल उत्पाद अथवा सेवा को प्रदान करने पर टिका होता है। ठीक है, संगठन भिन्न भिन्न आवश्यकता वाले अलग अलग प्रकार के लोगों का समूह होता है। ठीक है, मतलब प्रबंधन एक सामूहिक क्रिया है, प्रबंधन कोई इंडिविजुअल वर्क नहीं है, प्रबंधन कोई भी इंडिविजुअल वर्क नहीं है। प्रबंधन क्या हो गया, एक सामूहिक क्रिया हो गई, सभी लोग मिलकर करते हैं, संगठन के जितने भी लोग वो मिलकर करते हैं, एक दूसरे पर एक दूसरे की निर्भरता होती है, कोई सीनियर होता है, कोई जूनियर होता है, कोई उच्च स्तर पे, मध्यम स्तर पे, निम्न स्तर पे एक हायरार्की बनी होती है, एक पदानुक्रम बना होता है। तो संगठन भिन्न भिन्न आवश्यकता वाले अलग अलग प्रकार के लोगों का समूह होता है, मतलब लोगों की आवश्यकताएं अलग है, लोगों का व्यक्तित्व अलग है। समूह का प्रत्येक व्यक्ति संगठन में किसी न किसी अलग उद्देश्य को लेकर सम्मिलित होता है, मतलब जो संगठन है उसका उद्देश्य एक है, उसमें शामिल होने वाले लोग हैं उनका उद्देश्य अलग हो सकता है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं साहब, क्यों पढ़ा रहे हैं, जीविकोपार्जन करना है, कोई पढ़ा रहा है उससे बैंक का किस्त उतारना है, कोई पढ़ा रहा है कि भाई एग्जाम नहीं आ रही है तब तक हम हमारे जीवन का उपाध्याय चला लें। तो उनके काम करने के उद्देश्य अलग हो सकते हैं, लेकिन संगठन के सदस्य के रूप में वह संगठन के समान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं। आपका जो निजी उद्देश्य वहाँ समाप्त हो जाता है, वहाँ पे सभी का जो उद्देश्य है वो संगठन के उद्देश्य पे आ जाता है। इसके लिए एक टीम के रूप में कार्य करना होता है, एक व्यक्तिगत प्रयत्नों में समान दिशा में समन्वय की आवश्यकता होती है, कोऑर्डिनेशन की, कि जब सब लोग किसी एक समान उद्देश्य को, जो सब भिन्न भिन्न गुणों वाले हैं, भिन्न भिन्न व्यक्तित्व वाले हैं, भिन्न गुणों वाले हैं, उन सब लोगों को क्या करना है कि आपको एक ही डायरेक्शन में लेके जाना है। तो यहाँ पे समन्वय, कोऑर्डिनेशन, कि वो एक दूसरे के साथ जुड़कर काम कर पाएं, समान उद्देश्यों की प्राप्ति कर पाए। ठीक है, इसके साथ ही आवश्यकताओं एवं अवसरों में परिवर्तन के अनुसार प्रबंधन सदस्यों को बढ़ने एवं उनके विकास को भी संभव बनाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनका जो कोऑर्डिनेशन है कि वो संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति करता है, अपितु वो जो लोग हैं जो उसमें काम कर रहे हैं उनके विकास की संभावनाओं को भी बताता है, जैसे प्रमोशन होता है। आगे, प्रबंधन एक गतिशील कार्य है, मतलब मोबाइल, जैसे आपके जेब में मोबाइल है, आप जहाँ जाते हैं दूरसंचार आपके साथ रहता है। ठीक है, मोबाइलेटिक। ऐसे प्रबंधन क्या है कि जो संगठन का चक्र है उसमें एक गतिशील कार्य है। प्रबंधन एक गतिशील कार्य होता है एवं इसे बदलते पर्यावरण में अपने अनुरूप ढलना होता है, मतलब जैसे समय परिस्थितियाँ बदलेगी वैसे अपने को ढलना होगा। जैसे अभी तक पटवारी की अपन तैयारी कर रहे थे, पंचायती राज पढ़ रहे थे। ठीक है, अब क्या हुआ, इन्होंने नया हंगामा करके क्या कर दिया साहब, सिलेबस में परिवर्तन कर दिया। तो उस चीज़ को हमने चेंज में लेके आए। पहले 4 सब्जेक्टों पर हमारी निर्भरता थी, अब 8 सब्जेक्ट कर दिए। तो आपने घर पे अपना सिस्टम चेंज किया होगा पढ़ने का, कि भाई ये समय इस सब्जेक्ट को देंगे, ये समय इस सब्जेक्ट को देंगे। सेम यहाँ पे संगठन बाह्य पर्यावरण के संपर्क में आता है, जिससे विभिन्न सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक तत्व सम्मिलित होते हैं। सामान्यता के लिए संगठन को अपने आप को एवं अपने उद्देश्यों को पर्यावरण के अनुरूप बदलना होता है। मतलब जैसे अभी तक, इससे पहले हम ऑफलाइन ही पढ़ाते थे, 1 मैन आर्मी के रूप में पढ़ाते थे, सैकड़ों बच्चे पढ़े, सैकड़ों हजारों बच्चे नौकरी लगे। धीरे धीरे तकनीकी अंतर आया, कोविड आया। ठीक है, कभी कैमरा फ्रेंडली नहीं होते थे, ऐसे कैमरा जब लगाया जाता था तो मुझे तो आज भी वो भय जैसे ही महसूस होता है कि बच्चे ही नहीं है तो इंटरेक्शन ही नहीं हो पा रहा है, अपने मन भावनाओं को अच्छी तरह से व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आपको उस पर्यावरण के अनुसार खुद को बदलना होगा। तो प्रबंधन एक गतिशील कार्य है, किसी एक सिद्धांत के भांति आप उसको काम नहीं कर सकते कि आपने एक बार नियम बना दिया कि ये काम ऐसे ही होगा। जैसी परिस्थितियां होगी, जैसा समय होगा, उसके अनुसार क्या होगा, इसमें परिवर्तन संभव है। यही बात इसमें कही जा रही है। प्रबंधन एक अमूर्त शक्ति है। अब ये क्या शब्द है साहब, मूर्त और अमूर्त? जैसे जिसका कोई भौतिक स्वरूप हो, जो दृश्य हो, वो मूर्त है। जैसे हम आपको दिख रहे हैं, ये मूर्त है। जैसे प्रेम, आकार क्या होता है प्रेम का, वजन कितना होता है प्रेम का? अब वो आप तो आपके हिसाब से 2 क्विंटल 5 क्विंटल भी कर सकते हो, लेकिन बहुत होता है, लेकिन बहुत कितना होता है? तो जो नहीं दिख रहा वो अमूर्त। तो प्रबंधन होता है, लेकिन वह अमूर्त शक्ति की भांति कार्य करता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कोई कंपनी है, उसमें जो सबसे टॉप मोस्ट पद पे रहता है वो सुबह 11 बजे ऑफिस आते हैं, एसी चालू करते हैं, चाय वाय मंगवाते हैं, 4 बजे निकल जाते हैं, 2-5 लोगों से बात करते हैं, वर्क प्रोवाइड करके निकल जाते हैं। एक जो व्यक्ति वहाँ पे एज ए लेबर वर्क कर रहा है, उसको 10,000 तनख्वाह दी जाती है, वो सुबह से लेकर शाम तक जी तोड़ मेहनत करता है। दोनों की सैलरी में जमीन आसमान का अंतर है, एक की 5 लाख, एक की 10,000। लेकिन वह व्यक्ति क्या है, अमूर्त रूप से प्रबंधन को इस तरीके से चला रहा है कि बाकी सब लोग काम कर पाएं।
तो प्रबंधन एक अमूर्त शक्ति के रूप में काम करता है। प्रबंधन एक अमूर्त शक्ति है जो दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन संगठन के कार्यों के रूप में जिसकी उपस्थिति को अनुभव किया जा सकता है। संगठन में प्रबंधन के प्रभाव का भान योजनाओं के अनुसार लक्ष्यों की प्राप्ति प्रसन्न एवं संतुष्ट कर्मचारी के स्थान पर व्यवस्था के रूप में होता है। मतलब प्रबंधन का मतलब ऐसा हो गया कि भाई इतना बढ़िया चल रहा है, जैसे हमारे साहब बहुत अच्छे, सब काम बढ़िया चल रहा है, अरे साहब हमारे साथ बड़े जटिल है, काम करने में मजा नहीं आता है, तो प्रबंधन अमूर्त शक्ति के रूप में काम करता है। अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला, प्रबंधन क्या है? अब ये प्रश्न 5 तरीके से पूछा जा सकता है। क्या प्रबंधन एक विज्ञान है? हाँ। क्या प्रबंधन एक कला है? हाँ, अर्थात अ तथा ब दोनों। फिर ये कोर्स अगर वीडियो आपने बीच में से प्ले किया है, 251 रुपये में मात्र पटवारी का कोर्स अभी तक अगर आपने नहीं लिया है विद्यार्थियों, 2 दिन बाद इसी के आप बहुत हाई एक्सपेंसिव प्राइस देकर इसको लोगे। अभी आपको ऐप डाउनलोड करना है, ऐप डाउनलोड करके कोर्स को परचेज करना है। प्रबंधन अपने आप को व्यक्त करता है कैसे? एक पेशे के रूप में। तो प्रबंधन एक पेशा है, प्रोफेशन है, तभी तो लोग क्या करते हैं भाई, MBA करते हैं, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो पेशा है डेफिनेटली। कला, प्रबंधन एक कला है, लोगों को मैनेज करना एक कला है। प्रबंधन एक विज्ञान, निश्चित रूप से एक संगठन में निश्चित उद्देश्य होते हैं, एक निश्चित कार्यकरण होता है, ठीक है, तो ये विज्ञान का स्वरूप भी रखता है। तो ये उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में से बहुत सारे क्वेश्चन PEB में जो एग्जाम हुए 2017-18 उनमें ये प्रश्न जरूर आए हुए हैं। प्रबंधन जरूरी है उच्च स्तर पर, मध्यम स्तर पर, निम्न स्तर पर, सभी स्तरों पर। तो प्रबंधन की जो आवश्यकता है वो तो हर स्तर पे होती है। अगर लेबर काम कर रही है, ठीक है, मान लो वो निम्न स्तर है उस संगठन का, तो वो काम करे तो उनमें भी तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट काम करेगा कि एक समय नियमावली होगी, उनको जो काम करने की मात्रा है वो निश्चित होगी। तो तीनों स्तरों पर प्रबंधन क्या है साहब? प्रबंधन उत्पादकता को प्रभावित नहीं करता है, बिल्कुल करता है। अगर प्रबंधन अच्छा होगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, तो पहला गलत है। उत्पादकता को बढ़ाता है, प्रबंधन का काम ही यही है प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, तो बी सही है। घटाता है मतलब वो तो प्रबंधन ही नहीं हुआ, तो मिसमैनेजमेंट हो गया, मैनेजमेंट नहीं रहा, तो बी ऑप्शन सही है। प्रबंधन है एक सलाहकारी कार्य कि आपने किसी को सलाह दे दी कि भाई ऐसे ऐसे कर लेना, तो फिर वो तो सलाह ही हुई ना, वो प्रबंधन कहाँ हुआ? कार्यात्मक कार्य, मैं जाके कर लेता हूँ खुद, तो ये तो लेबर हो गया। निर्धारात्मक कार्य, हाँ ये बात हो सकती है कि एक योजना के तहत आपने कुछ लक्ष्य निर्धारित किए, उसके लिए आपने निर्देश दिए, आपने नेतृत्व किया और उस कार्य को संपन्न करवाकर जो उचित उद्देश्य आपने रखे थे उन संसाधनों के भीतर आपने प्राप्त कर लिए। तो यहाँ पे प्रबंधन जो है निर्धारात्मक कार्य है। किस प्रकार का कार्य है? निर्धारात्मक कार्य। प्रबंधन घटाता है उत्पादकता को, बिल्कुल नहीं। लागत को, प्रबंधन का काम ही ये होता कॉस्टिंग कम लेके आओ। अब यहाँ पे एक बढ़िया एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कोलगेट पेस्ट की सेल घट रही थी, ये एग्जांपल मुझे पता है आप सब लोगों ने सुना होगा, ठीक है, लेकिन कोलगेट का छेद बड़ा कर दिया, जो उसकी सेल है वो बढ़ने लग गई, थोड़ा आकार बड़ा कर दिया, पेस्ट ज़्यादा निकलेगा, 30 दिन में ख़त्म होने वाला जो पैकेट है वो 20 दिन में ख़त्म हो गया। आप लोगों ने घर पे निजी जीवन में आप अनुभव कीजिएगा, आज से 4-5 साल पहले जो नमक आप उपयोग करते थे वो थैली कितने दिन चलती थी और अब वो 1 किलो की थैली कितने दिन चलती है। क्षारीयता का अभाव आ गया नमक की से। आप देखेंगे, आप महसूस कीजिएगा, मैंने प्रैक्टिकली फील किया इसको कि पहले जो 1 किलो की नमक की थैली अगर 1 महीने चल रही थी तो लोगों ने मार्केटिंग का दिमाग लगाई, सेल कैसे बढ़ाई जाए। लोग तो बढ़ नहीं रहे, मार्केट में आपका प्रोडक्ट लेने वाले लोग सीमित है, लेकिन वही लोग उस सेल को दुगुना या 2.5 गुना कर दे, ठीक है। तो प्रबंधन का काम क्या होता है? लागत को घटाने का, ठीक है, कॉस्टिंग घटाने का काम होता है कि कम से कम खर्च हो, कम से कम संसाधन लगे और जो लाभ है वो अधिकतम हो। तो यहाँ पे प्रबंधन उत्पादकता को हमेशा बढ़ाता है, कार्यक्षमता को हमेशा बढ़ाता है, उत्पादन को हमेशा बढ़ाता है, लागत को घटाने का कार्य करता है, कॉस्टिंग को कम करता है। जैसे मैंने कॉस्टिंग कम की तो मैं कोर्स को कम रेट में लेके आ पाया, 251 रुपये में लेके आ पाया। भाई ज़्यादा से ज़्यादा काम हम करेंगे, हम अच्छा सा पढ़ा लेते हैं, बच्चे समझ पाते हैं हमारी भावनाओं को। कुछ दिक्कत आएगी तो बच्चे कमेंट में बोलेंगे, हम निश्चित रूप से सुधार करेंगे। प्रबंधन मदद करता है प्राप्त करने में व्यक्तिगत लक्ष्य, संगठनात्मक लक्ष्य, उपरोक्त दोनों। जैसे आप एज ए जॉब कहीं पे काम कर रहे हैं तो आपके व्यक्तिगत लक्ष्य वहाँ पे पूरे होते कि नहीं होते? बिल्कुल होते हैं, आपको सैलरी मिलती है जो आप चाहिए। संगठनात्मक लक्ष्य, संगठन के जो लक्ष्य हैं उसके लिए आपको जो निर्देश मिलते हैं उस कार्य को आप संपादित करते हैं। तो प्रबंधन मदद करता है दोनों को, व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी और संगठनात्मक लक्ष्यों को भी प्राप्त करने में भी।
यहाँ कंट्रोवर्सी आपको आ सकती है कहीं पे भी, लेकिन ये सही है। प्रबंधन के सिद्धांतों की प्रकृति किस प्रकार की है, मतलब जो मैनेजमेंट है उससे रिलेटेड जो प्रिंसिपल थ्योरीज हैं उसकी प्रकृति कैसी है। गतिशील, अभी अपन ने देखा है गतिशील। सार्वभौमिक, यूनिवर्सल, हाँ है। लचीला, ये भी होता है, ठीक है। उपयुक्त, सभी, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अब ये थोड़ा सा मैं अच्छे से समझा दूंगा आप लोगों को। मानवीय संबंध आंदोलन के जनक, ये पूछा गया पीएबी के एग्जाम में। रसेल राव, ओलिवर शेल्डन, एल्टन मेयो, हेनरी फेयोल। क्या है, एल्टन मेयो जो हैं वो मानवीय संबंध आंदोलन के जनक माने जाते हैं। इसमें थोड़ा सा डिटेल आपको बता देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया में जन्मे मेयो वहाँ मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर रहने के बाद अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट ऑफ बिजनेस में बिजनेस में ग्रेजुएट हुए, मतलब वो बीबीए एक प्रकार से। 1926 से 1947 तक आपने औद्योगिक अनुसंधान कार्यक्रम, इंडस्ट्रियल रिसर्च जो प्रोग्राम रहते के तहत काफ़ी प्रयोग किए। उन्होंने आधुनिक मनोविज्ञान एवं समाजशास्त्रीय औद्योगिक शोध का मूल जन्मदाता कहा जाता है। मतलब उद्योगों में उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए, मानव संसाधन का बेहतरीन प्रयोग कैसे किया जाए और मानव को खुश रख के उसके व्यक्तिगत उद्देश्यों की पूर्ति कैसे की जाए, उसके रूप में। क्योंकि उन्होंने मानव अभिप्रेरणा ये भी टॉपिक आएगा, इसमें पढ़ाएंगे आपको। समूह प्रतिक्रिया, अनौपचारिक संगठन, श्रमिकों की भावनाएं एवं अभिवृत्तियों, कार्य के सामाजिक घटकों आदि के बारे में महत्वपूर्ण प्रयोग किए, जिनके परिणाम स्वरूप मानवीय संबंध आंदोलन को प्रोत्साहन मिला। तो मानवीय संबंध आंदोलन के बारे में आप समझ गए होंगे कि मानवीय संबंध आंदोलन, ये जितने भी पॉइंट्स आए हैं इनके संदर्भ में है। और उनके शोध, जिन्हें हार्टोन प्रयोग के नाम से भी जाना जाता है। अब एग्जाम में आपकी क्वेश्चन आ गया, हार्टोन प्रयोग जो है वो किससे संबंधित है, तो मेयो से संबंधित है। या हार्टोन प्रयोग के अंदर क्या है, तो क्या है, मानवीय संबंध आंदोलन, इसी को हार्टोन प्रयोग के नाम जाना जाता है। को जोसेफ एल मेसी ने मानवीय संबंध आंदोलन की आधारशिला बताया है। मतलब ये विद्वान है, इन्होंने इस बारे में कमेंट किया है कि मानवीय संबंध आंदोलन जो है वो एक तरह से मानवीय संबंधों की आधारशिला है। क्लियर आप लोगों को, निश्चित रूप से आप लोगों के क्वेश्चन समझ में आ गया। मानवीय संबंध आंदोलन के जनक कौन है, एल्टन मेयो। धन्यवाद साथियों, कोर्स की डिटेल यहाँ पे है। विश्वास है आप लोगों को मजा आ रहा होगा और आप लोग निश्चित रूप से अभी तक कोर्स को परचेज कर लिए होंगे। नहीं किया होगा तो अभी कर लो, बहुत अच्छा है।